साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएसबी थमिस्टर प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बंजारा जनजाति के बारे में। इस जनजाति के मूल स्थान के बारे में समझेंगे कि यह मूल स्थान इसका कहाँ से है। यह जनजाति जहाँ निवास करती है उसे यह क्या मानती है, किन की पूजा करती है, क्या किसी स्पेसिफिक धर्म से प्रभावित है, तो कैसे इसके विस्तार हैं, किन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में यह पाई जाती है और अपने कैसे ये जीवन यापन करती है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जो है तो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक है बंजारा जनजाति। इस बंजारा जनजाति के बारे में समझेंगे। और यह जो बंजारा जनजाति है इसके बारे में समझें कि यह एक घुमंतू जनजाति है। कैसी है? घुमंतू, यानी कि घुमक्कड़ जिसे आप बोलें कि यह जनजाति एक स्थान पर नहीं रहती है। यानी कि फॉर एग्जांपल इस ए जगह पे यह अपने कार्य कर रही है और यहाँ ये स्थायित्व है। बाद में यह यहाँ से माइग्रेट होगी और बी स्थान पे आके कार्य करना शुरू कर देगी। यहाँ से कुछ समय बाद जो है तो निकलेगी और यह सी स्थान पे जाके कार्य करने चालू कर देगी। मतलब घूम घूम के यह कार्य करती है, अपने टोली के हिसाब से ये चलते हैं, लेकिन ये सामूहिक तौर पर ही रहते हैं। घूमते ज़रूर हैं लेकिन अपने समूह के तौर पर रहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को समझना है। तो ये तो आप पहले याद रखेंगे कि एक प्रकार से यह कैसी है, घुमंतू जनजाति है। इस जनजाति को अगर मध्य प्रदेश में देखें तो यह मालवा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। किसमें? मालवा क्षेत्र में आपको यह जनजाति मिलेगी। तो इतनी बात तो आपने समझा कि यह जनजाति जो है तो मालवा वाले क्षेत्र में मुख्यतः जो है तो पाई जाती है और निमाड़ में। ठीक है, तो मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में है, मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाएगी मध्य प्रदेश के संबंध में। लेकिन एक बात याद रखना कि यह जनजाति अब धीरे धीरे इस घुमंतू की तरफ से ये धीरे धीरे यहाँ से अब स्थायित्व की तरफ आना चालू कर रही है। किधर? स्थायी निवास की तरफ मूव कर रही है। मतलब यह अब धीरे धीरे स्थायी होती जा रही है। तो यानी कि अगर ये स्थायी हो रही है तो ये जनजाति पशुपालन जैसे कार्य भी करने लगी है और कृषि निवास भी कर रही है। तो स्थायी जीवन जीने के लिए यह जनजाति क्या कर रही है? अपने लिए एक पशुपालन भी कर रही है। पशुपालन कैसे कर रही है? पशुपालन भी करने लगी है और कृषि कार्यों में भी संलिप्त होने लगी है। तो कृषि कार्य भी यह जनजाति कर रही है। तो इतनी बातें आपको समझ आई कि यह घुमंतू से अब धीरे धीरे स्थायी जीवन की तरफ आ रही है, स्थायी निवास की तरफ यह जनजाति बढ़ रही। तो इस जनजाति का वैसे ओरिजिन कहाँ से है? अगर आप ये समझें कि जैसे घुमंतू है तो इसके पीछे का क्या रीजंस रहा होगा, क्यों यह घुमंतू जनजाति में तब्दील हो गई। तो यह जनजाति मेनली राजस्थान से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? राजस्थान से। ये याद रखें कि इसका जो मूलतः माना जाता है कि मूल कहाँ से यह जनजाति है, तो यह राजस्थान से मानी जाती है। लिख लें, राजस्थान। मूल यह राजस्थान से मानी जाती है। तो इस वजह से वहाँ जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक चैलेंजेस कुछ ज़्यादा हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि यह जनजाति वहाँ से मूव करना चालू कर दी हो और उसी मूव को लेके आज तक जो है तो अपनी परंपरा के हिसाब से ये मानती हुई चली आ रही। लेकिन याद रखें कि इसके जो गांव होते हैं मुख्यतः एक दूर पंक्ति में होते हैं। ठीक, तो हमने पहले ही बताया कि यह जनजाति ऐसे ही पंक्ति में भी घर बनाती है। ठीक है, ऐसे आपकी पंक्ति में घर रहेंगे। तो एक पंक्ति में जो घर रहते हैं इनके, इन पूरे घरों को क्या बोलते हैं? क्योंकि गांव है पूरे पंक्ति में, तो उस पूरे गांव को एक टांडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांडा। तो याद रखें कि जो इनके गांव होंगे, ये गांव हैं, तो मानो कि गांव इनके कैसे होंगे? एक पंक्तिबद्ध होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं। और इसी पंक्तिबद्ध को, इस पंक्तिबद्ध गांव को क्या बोलते हैं? टांडा। तो याद रखना कि टांडा का संबंध किससे है? तो टांडा का संबंध बंजारा जनजाति के गांव से होता है। इतनी बातें भी आपको क्लियर हैं कि टांडा क्या है। अब यह जो जनजाति है तो अपना एक मुखिया भी बनाती है इस पूरे टांडा का। मतलब कि इनका जो मुखिया होगा,
इस पूरे टांडा का यानी कि जो गांव है इसका जो मुखिया होगा, मुखिया इस जनजाति का मुखिया, जो मुखिया होता है या इसे आप प्रधान कहते हैं, जो इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं कि अब ये जो मुखिया बनाएंगे, प्रधान बनाएंगे गांव का, तो इसे बोलते हैं सरदार। क्या बोलते हैं? सरदार। तो अब समझ आ रहा है कि इनका एक सरदार भी होता है। आप लोगों ने शायद एक मूवी भी देखी होगी, बंजारा मूवी। उस बंजारा मूवी में देखना कि एक सरदार होता है, जब उसकी वो बेटी किसी राजा के बेटे से प्यार करने लगती है, तो कैसे ये लोग कैसे रहते हैं समूह में, और कैसे एक जगह से दूसरी जगह जीवन यापन के लिए घूमते हैं। ऋषि कपूर और श्रीदेवी जी की मूवी थी, तो उसे आप लोग कोरिएट वहाँ से कर सकते हैं उस मूवी को देखने से, कि इनके जीवन यापन की कैसे संस्कृति आगे की तरफ बढ़ती है। तो उस फिल्म का नाम ही था बंजारा। फिल्म क्या थी? बंजारा, है ना। तो ये याद रखना। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि कैसे हो रही। लेकिन याद रखें कि यह जो जनजाति है, यह जनजाति अगर इसको मान्यता की बात करें तो सबसे ज़्यादा यह प्रभावित है सिख धर्म से। तो इसमें प्रभाव जो देखने को मिलता है, प्रभाव मिलता है सिख धर्म का। किसका? सिख धर्म से। सिख धर्म से यह प्रभावित है, सिख धर्म से प्रभावित है। और इनके जो गुरु हैं, गुरु नानक, उनके विचारों को ये ज़्यादा फॉलो करते हैं, यानी कि इनके गुरु नानक की ये क्या हैं? समर्थक हैं। इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं कि इनके ये समर्थक है। किस धर्म से ज़्यादा प्रभावित हैं? तो है सिख धर्म से। ये बातें आपको कंप्लीट हो रही हैं। अब यह जनजाति जो है तो एक पर्व मनाती है, और वो पर्व है गणगौर का पर्व। पर्व क्या है इनका? यह जनजाति एक पर्व मनाती है और उस पर्व को बोलते हैं गणगौर पर्व। गणगौर पर्व। और यह जो गणगौर पर्व है, इसमें जो है तो भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करते हैं। ये लोग की उपासना करते हैं, ठीक है, उपासना करते हैं माता पार्वती की। तो इस तरह आपको ये समझ आ रहा कि कैसे किस तरह से ये जनजातियाँ अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने से अपने आप को स्थायित्व करने लगी हैं और किन किन चीज़ों को मानती। लेकिन याद रखना कि यह जनजाति एक नृत्य करती है, जिस नृत्य को तलवार नृत्य बोलते हैं। यह पर्व के साथ साथ यह एक नृत्य भी करती है, नृत्य जिसे क्या बोलते हैं? तलवार नृत्य। तलवार नृत्य बोलते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यह जनजाति आविष्कारक भी मानी जाती है, आविष्कार। और वह आविष्कार इसने की है कंघी की। तो यह प्रश्न जो है तो कई बार पूछा गया है कि कंघी का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि कंघी का आविष्कारक बंजारा जनजाति को माना जाता है। तो यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट जितने फैक्ट हमने यहाँ बातें की हैं डिस्कस, उन्हीं सारी चीज़ों को आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से आपसे पूछे जाएंगे। तो इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं। तो आज ये जो हमारी बंजारा जनजाति है, इस बंजारा जनजाति के बारे में हम लोगों ने देखा, और एक छोटी सी जनजाति के बारे में और समझ लेते हैं, और वह जनजाति है हलवा जनजाति। कौन सी जनजाति? हलवा जनजाति। हलवा जनजाति, ठीक। क्योंकि हम लोग प्री के हिसाब से देख रहे हैं तो इतना इन डेप्थ नहीं, ये इनके मेन पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हलवा जनजाति है। यह जनजाति का अगर आप क्षेत्र देखो कि भैया यह क्षेत्र ये कहाँ विस्तारित है, तो ये बालाघाट मंडला डिडोरी वाले क्षेत्र में है। तो आप लिख लो बालाघाट मंडला और डिंडोरी, मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्र में यह निवास करती। मतलब कि यह
जो बोलती भी है, ये भाषा जो बोलती है, ये जनजाति जो भाषा तो हिंदी बोलती है और हल्बी भाषा बोलती। तो याद रखना कि ये कैसी भाषा बोलती है, एक तो हलवा है, हल्बी भाषा बोलती है और हिंदी भाषा का भी प्रयोग करती है, ये हिंदी का भी प्रयोग करती है। तो ये बातें आप याद रखें। ये हलवा जो शब्द है, इसकी अगर आप मीनिंग की बात करें कि ये इसकी मीनिंग क्या है, इस हलवा शब्द की आखिरकार मीनिंग क्या है, तो इसकी मीनिंग मानी जाती है जुताई। इसका अर्थ क्या माना जाता है? जुताई। तो अब इस बात को याद रखें कि ये जो हलवा शब्द है हाल शब्द से बना है। तो किससे? ये जो हलवा है, तो एक बात तो यह हाल शब्द से बना है, इसे आप इरेज करें। और यह किस शब्द से बना है? हाल शब्द से। हाल शब्द से बना है ये। और इस हाल शब्द का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ होता हुआ है जुताई। तो याद रखना कि इस तरह ये पूछ सकते हैं कि हलवा जो जनजाति है वह किस शब्द से बना, तो आपको बताना है कि हाल शब्द, ठीक। लेकिन याद रखना कि यह जनजाति बहुत अच्छी मित्रवत भी है, क्योंकि इसके अन्य जनजातियों के साथ जो है तो व्यवहार बहुत अच्छे हैं। तो यानी कि ये व्यवहारिक जनजाति है। कैसा? व्यवहार संपन्न जनजाति है। तो इसके अन्य जनजातियों के साथ, अन्य जनजातियों के साथ अच्छे व्यवहार पाए जाते हैं। तो इस बात को समझना, मतलब एक प्रकार से यह क्या है? सामाजिक है, क्योंकि मित्रवत व्यवहार है। अच्छे व्यवहार की जगह यहाँ आप लिख लो मित्रवत भी लिख लो, मित्रवत, ठीक। तो अच्छे और मित्रवत व्यवहार पाए जाते हैं इसके। अब आज के टाइम में ये देखा जाए कि यह जनजाति के समक्ष एक कुछ चुनौतियां हैं। तो आपको प्रश्न अधिकतर जो है तो इसके चुनौतियों से पूछे जाएंगे कि इस जनजाति की कौन सी चुनौतियां, ठीक। तो इस जनजाति के पीछे कई चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बारे में अगर आप समझो तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि इनके अंदर कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है। भाई गरीब हैं तो एक तो कुपोषण की समस्या है। अब जब कुपोषण की समस्या है तो धीरे धीरे इनमें कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही होंगी, है ना। और खाने को नहीं है तो शिक्षा जैसी समस्याएं भी होंगी, शिक्षित भी नहीं होंगे। जब शिक्षित नहीं होंगे तो इनमें क्या होगा? बहुत भारी मात्रा में बाल श्रम भी देखने को मिलता है। तो इनमें बाल श्रम की जैसी समस्या है, जिससे और बच्चे और भी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं और शिक्षा तो वो प्राप्त करने से दूर ही रहे। साथ ही साथ इनमें बाल विवाह जैसा परंपरा भी चल रही। तो इनमें एक बाल विवाह हो जा रहा है, वह भी इनके जो है तो चुनौती है बहुत बड़ी। इसी तरह इस चुनौती के साथ साथ जब कुपोषण की समस्या है तो शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा है। क्या है? शिशु मृत्यु दर, है ना। तो इस तरह से इस जनजाति में अनेक समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।